नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। आज जो हम यह सॉल्व पेपर लेकर आए हैं वह छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी 6 नवंबर 2020 में, यह वह प्रश्न पत्र है। हम इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। यह जो वीडियो है आपके जितने भी स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही आपके टीजीटी पीजीटी के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज़ आप यह वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है, उसे चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न में जो हमारा सही विकल्प है वह है डी, सदल मिश्र प्रेम सागर। ठीक है, मुंशी सदाशिवलाल का मुंतखबुत तारीख है इनका रचना, सही है। इसमें इन्होंने अपनी जीवनी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक और रचना है सुख सागर और यह भागवत और विष्णु पुराण के नैतिक प्रसंगों पर आधारित है। बात करें मुंशी सदाशिवलाल के समय की तो इनका समय जो है वो 1746 ईस्वी से लेकर के 1824 ईस्वी तक है। आगे अगर इंसाअल्लाह खां की बात करें तो इनकी रचना का नाम है रानी केतकी की कहानी। अन्य की बात करें तो उर्दू गज़लों का दीवाना, दीवान रेख्ती, दीवान फारसी, कसायद उर्दू फारसी, मसनवी शिकारनामा। रानी केतकी की बात करें तो इसे बाबू श्याम सुंदर दास जी ने हिंदी की पहली कहानी माना है। ठीक है, इंसाअल्लाह खां का अगर हम समय देखें तो इनका समय है 1756 ईस्वी से लेकर के 1817 ईस्वी। ठीक है, आगे बात करेंगे लल्लू लाल की। लल्लू लाल की जो रचना है प्रेम बैताल पचीसी। ठीक है, और इसके अलावा प्रेम सागर। ठीक, और लल्लू लाल का जो समय है वह है 1763 ईस्वी से लेकर के 1835 ईस्वी। ठीक, और इसके अलावा इनकी और अन्य रचना है शकुंतला जो कि नाटक है, राजनीति जो कि ब्रजभाषा में 1809 में लिखा गया, सभा विलास 1813 ईस्वी, माधव विलास और लाल चंद्रिका के नाम से इन्होंने बिहारी सतसई की टीका लिखी है। अब हम बात करेंगे सदल मिश्र की। तो सदल मिश्र का जो समय है वह है 1767 से लेकर के 1848 ईस्वी। ठीक है, और सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती जो कि समय है उसका 1803 ईस्वी, रामचरित 1806, फूलन के बिछौने, सोनम के थंब, चहुदिशी बाजने लगा, बरते थे, कांदती है गाछो, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। प्रेम सागर जो है वो लल्लू लाल की रचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, स्वामी हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास जो है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सखी संप्रदाय की बात करें तो यह निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। ठीक है, और जिसकी इन्होंने ही स्थापना की थी। इसमें जो भक्त हैं वो अपने आप को श्री कृष्ण जी की सखा या सखी मान करके उनकी उपासना करते हैं। ठीक है, बात करें स्वामी हरिदास की तो इनके द्वारा निकुंजोपासना के रूप में श्यामा कुंज बिहारी की उपासना सेवा की पद्धति विकसित हुई थी। निकुंज उपासक प्रभु से अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते बल्कि उसके समस्त कार्य अपने आराध्य को सुख प्रदान करने हेतु होते हैं। इस संप्रदाय में माधुर्य भक्ति और प्रेम भक्ति की जाती है। ठीक है, यह जो संप्रदाय है इसमें जिन भेषा मोरे ठाकुर रीझे सो ही भेष धरूंगी के आधार पर अपना समस्त जीवन राधा कृष्ण सरकार को निछावर किया जाता है। ठीक है, और अगर हम स्वामी हरिदास की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है केलीमाल जिसकी माधुर्य भक्ति का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है इनका, सिद्धांत जिसमें 18 पद हैं, और सखी संप्रदाय के प्रमुख मंदिर की बात करें तो श्री बांके बिहारी जी, राधा बल्लभ और निधिवन जैसे प्रमुख मंदिर हैं सखी संप्रदाय के। ठीक, विद्यापति की बात करें तो विद्यापति जो हैं वो हिंदी में कृष्ण रीति परंपरा का प्रवर्तक माने जाते हैं और शैव संप्रदाय के कवि थे। इनकी पदावली नामक कृति में भक्ति और श्रृंगार का हमें समन्वय देखने को मिलता है। आचार्य वल्लभाचार्य की बात करें तो ये भक्तिकालीन सगुण धारा के कृष्ण भक्त शाखा के पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे और वल्लभ संप्रदाय के
जनक थे। ठीक है। जीव गोस्वामी की बात करें तो ये गौड़ीय संप्रदाय के सबसे महान संत थे। इन्होंने वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 खंड गोस्वामियों में से ये एक थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर। तो सही विकल्प जो है हमारा वह है डी, महादेवी या भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला व्यक्ति है। ओह मेरा तो सिर घूम रहा है, यह कथन प्रपंच बुद्धि का है। यह मतलब विकल्प गलत है। इस जो नाटक में है वो महादेवी नाम का कोई पात्र नहीं है। ठीक है। जबकि शेष सारे विकल्प के पात्र हैं। पर्णदत्त मगध का महानायक है। ये पात्र स्कंदगुप्त नाटक का है। देवसेना और बंधुवर्मा दोनों ही पात्र स्कंदगुप्त के हैं। स्कंदगुप्त है ही, महादेवी नाम का कोई पात्र नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर हम। अगला प्रश्न है, आलमारी किस भाषा का शब्द है? ठीक। तो आलमारी जो है वह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्दों की बात करें तो आलमारी पपीता, काजू, आलपिन, मेज, इस्पात, बटन, बाल्टी, तौलिया, गोभी, तंबाकू, कमरा, चाबी, संतरा, साबुन, गमला, आलू, अगस्त, कनस्तर, कमीज, गोदाम, नीलाम, पादरी, पीपा, पिस्तौल, फीता, बस्ता, पतलून, प्याज, मेज जैसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि पुर्तगाली शब्द के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजी शब्दों की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी शब्दों में पापा, मम्मी, सिस्टर, टीचर, अंग्रेजी शब्द आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। फ्रेंच शब्दों की बात करें तो कूपन, मेयर, अंग्रेजी जो शब्द है वो भी फ्रेंच है, रिपोर्टाज। ठीक है। रूसी शब्दों की बात करें, बुजुर्ग, वोदका, रूबल, स्पुतनिक। ठीक है। ये सारे शब्द। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घनानंद कवि के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए, वृंदावन देव। ठीक है। भगवान कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त होकर घनानंद वृंदावन में वो जाके निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ले ली थी और जो दीक्षा दिए थे वो थे श्री वृंदावन देव जी। ठीक है। घनानंद की अगर हम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो आनंद घन की कविता, घनानंद की कविता, आनंद घनजू की कविता। ठीक है। कृपाकंद निबंध, वियोग बेला, आनंद घन जी की पदावली, कविता संग्रह, सुजान विनोद, स्फुट कवित, सुजान हित प्रबंध, इश्कलता, जमुंजस, प्रीति पावस, वृंदावन सत, रस केली वल्ली। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि थे, ब्रजभाषा प्रवीण कहा जाता था, प्रेम की यातना के कवि हैं और इनके छंदों को सुछंदों की उपमा दी जाती है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली हिंदी या राष्ट्रभाषा ज्यों की त्यों नहीं बन गई है। खान से निकलने के बाद हीरा तुरंत राजगृहित नहीं हो जाता, उसका परिष्कार होता है। इसी तरह भाषा का परिष्कार होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है। यह कथन आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा था खड़ी बोली के परिष्कार के संबंध में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वा का उच्चारण स्थान है। वा का उच्चारण स्थान है तो वा का जो उच्चारण स्थान है वह है दंतोष्ठ। ठीक है। दंतोष्ठ। और आपको सभी हमने उच्चारण स्थानों को बताया था। ठीक है। कंठ का है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ये संस्कृत में देखिए सूत्र है। तालु का है इचुव सा नाम तालु। मूर्धा का ऋटुर सा नाम मूर्धा, मतलब आ और का से लेके पूरा का वर्ग। ठीक। कंठ है ई चा वर्ग और या और सा, ये तालु है। ठीक है। और इसके अलावा हा जो है हा वो भी कंठ है और आहा ये भी कंठ है। मूर्धा में री और टा वर्ग रा और शा, ये मूर्धा है। दंत में री ता वर्ग ला सा दंत है। ओष्ठ में उ पा वर्ग। ठीक है। नासिका पंचाक्षर। ठीक है। कंठ तालु ए कंठोष्ठ ओ औ, दंतोष्ठ
हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सारे हमने उच्चारण स्थान आपको बता दिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अल्प प्राण ध्वनियां हैं कौन? तो सही विकल्प हो जाएगा ए, ज और डा। अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं जैसे जिनको बोलने में कम समय लगे। ठीक है, वे अल्प प्राण ध्वनियां। ठीक है, जैसे किसी ऐसे समझ सकते हैं, किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो है वो अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं, और दूसरा और चौथा जो होती हैं वो महाप्राण ध्वनियां होती हैं। ठीक है, इनको बोलने में कम समय लगता है, कम वायु निकलती है। ठीक, इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, इनकी अपेक्षाकृति ज़्यादा वायु निकलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, व्यंजन वर्गीकरण विषयक कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, म अनुनासिक ध्वनि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ये जो माँ अनुनासिक ध्वनि है यह गलत है। ठीक है, माँ अनुनासिक नहीं है, क्योंकि अनुनासिक ध्वनि में जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, और इन्हीं स्वरों को लिखते समय इनके ऊपर अनुनासिक के चिन्ह चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो अनुनासिक किसके में लगेगा? आ, उ, और रे। ठीक है, इत्यादि शब्दों में अनुनासिक लगते हैं, जैसे कुआं, अंधेरा, चांद। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस जो प्रश्न है इसमें रा जो है वो लोड़त ध्वनि नहीं बल्कि लुंडित ध्वनि होगी। ठीक है, ये सही विकल्प है डी होगा। माँ अनुनासिक ध्वनि है, रा है वो लोड़ित नहीं लुंडित ध्वनि। ठीक है, लुंडित। ठीक है, लुंडित ध्वनि है। बाकी ढा जो है उत्क्षिप्त ध्वनि है। ठीक है, उत्क्षिप्त ध्वनि दो है, ये दोनों। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न शब्दों में से किस शब्द में अर्थ विस्तार न होकर अर्थ संकोच हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, मंदिर शब्द में अर्थ विस्तार न होकर के अर्थ संकोच हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रयोगवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रयोगवादी कविता में भावुकता की प्रधानता है, यह गलत है। वहाँ भावुकता नहीं बल्कि ठोस बौद्धिकता को स्वीकार किया गया है। ठीक है, बाकी प्रयोगवादी कविता मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, सही है। प्रयोगवादी कविता यथार्थवादी है, सही है। गिरजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि हैं, यह भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न मुस्लिम कवियों में से किसने श्री कृष्ण परक रचनाएं लिखी हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रहीम। ठीक है, रहीम ने श्री कृष्ण परक रचनाएं लिखी हुई हैं, जैसे इनके मदनाष्टक एक रचना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की रास लीला को इन्होंने लिखा है, और अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम है, और इनका समय है 1556 से लेकर के 1627। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने श्रृंगार सतसई, रहीम सतसई, रहीम रत्नावली, रास पंचाध्यायी, रहीमन विनोद, रहीमन शतक, रहीम विलास, रहीम चंद्रिका, रहीम कवितावली। ठीक है, कुतुबन को आप सभी जानते हैं, सूफी कवि थे, और मृगावती इनकी प्रमुख रचना है। मंझन को आप सभी जानते हैं, मधुमालती इनकी प्रमुख रचना है, और मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता हैं, सूफी कवि थे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। किस आलोचक ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यह नाटक वस्तुतः महेंद्र नाथ के जीवन की प्रतिछाया ही है। वह बेरोजगार है, बेसहारा और निरर्थक होने का एहसास उसकी अंतर्चेतना में गहरे तक बस गया है। यह कथन किस नाटक का है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, आधे अधूरे नाटक का है। ठीक है,
इसमें एक ही पुरुष चार चार पुरुषों की भूमिका मात्र वस्त्र परिवर्तन के आधार पर करेगा। पुरुष एक है महेंद्रनाथ, पुरुष दो है सिंघानिया, पुरुष तीन है जगमोहन और पुरुष चार है जुनेजा। ठीक है, शेष पुरुष पात्र हैं मनोज। इस तीन स्त्री पात्र हैं सावित्री, बिन्नी और किन्नी। ठीक है, आधे अधूरे का समय है 1969 ईस्वी। ठीक है, मोहन राकेश का यह नाटक है, मध्यम वर्गीय जीवन पर आधारित है, 3 स्त्री पात्र और 5 पुरुष पात्र। आगे बढ़ेंगे। तमस उपन्यास में अंधेरा प्रतीक है किस चीज का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, अज्ञान, अशिक्षा, असहयोग, सांप्रदायिक विभीषिका का प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कथन किस उपन्यास का है? सिविल सर्विस हमें तटस्थ बना देती है। हम यदि यह हर घटना के प्रति भावुक होने लगे तो प्रशासन एक दिन भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो यह किस के संदर्भ में कहा गया है? बी सही विकल्प है, तमस उपन्यास का अंश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। टोपी शुक्ला जो है वो राही मासूम रजा की रचना है, 1969 इसका समय है। और मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का 1954, गोदान 1936 प्रेमचंद। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित निबंध संग्रहों में कौन सा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इसमें जो द्विवेदी जी का नहीं है वह है रस आखेटक। ठीक है, रस आखेटक है कुबेरनाथ राय का। ठीक है, कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है विचार वितर्क, कुटज और कल्पलता। अशोक के फूल, ठीक है, जिसका समय है 1948, कल्पलता का 1951, विचार वितर्क का 1954, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, आलोक पर्व 1972। ठीक है, कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंधों को देखें तो प्रिया नीलकंठी 1961, रस आखेटक 1971, गंधमादन 1972, निषाद बांसुरी 1973, विषय योग 1974, पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, पत्र मणिपुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1983, किरात नदी में चंद्रमधु 1983, दृष्टि अभिसार 1984, त्रेता का बृहद मास 1986, कामधेनु 1990, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994, चिन्मय भारत 1996, वाणी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 2000, आगम की नाव 2002, रामायण महातीर्थम 2002। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अंधेरे में रचना का प्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए, आशंका के दीप अंधेरे में। ठीक है, चलिए इसमें अपने गांव राजनाथ गांव में रहते हुए मुक्तिबोध ने इस रचना को लिखा था। अंधेरे में मुक्तिबोध की सबसे लंबी और अंतिम कविता है। इसका प्रकाशन कल्पना पत्रिका में नवंबर 1964 के अंक में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रख्यात समीक्षक नामवर सिंह द्वारा अपने छोटे भाइयों को लिखी गई चिट्ठियों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा काशी के नाम। ठीक है, जिसका समय है 2006। काशी के नाम में इन्होंने अपने छोटे भाइयों को चिट्ठियां लिखी थी। इनका अन्य है तुम्हारा नाम और। ठीक है, अन्य पत्र संग्रह है तुम्हारा नाम और। फणीश्वरनाथ रेणु की किस रचना के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो दरअसल इस प्रश्न में आयोग ने इसी को अयोग्य मानते हुए मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, तारांकित प्रश्न में शामिल किया गया था। और लेकिन अगर बात करें तो उन्हें पद्मश्री मिला था मैला आंचल के लिए। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास पद्मश्री जो मिला था मैला आंचल के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें फूल भी है, सूल भी है, गुलाब भी है, चंदन की सुंदरता भी है, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया, यह कथन किसका है? तो यह है फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल के संदर्भ में इन्होंने यह बात कही है। ठीक है, इनका जो उपन्यास था।
आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी वाणियों की भाषा को सांकेतिक अर्थ रखने के कारण संध्या या संधा भाषा कहा गया है? तो हम सभी जानते हैं, यह जो कहा गया है वह सिद्धों की जो भाषा थी उनके लिए। इनकी भाषा को उलटबांसी शैली भी देखने को मिलती है इनकी भाषा में। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का सम्मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा छायावादी शैली की कविता किस रचना में संकलित है? ठीक है, तो झंकार में। झंकार का समय है 1929 ईस्वी। झंकार में हमें मैथिली शरण गुप्त की प्रस्तुत पंक्तियाँ झंकार में छायावादी कवियों जैसे कह सकते हैं, जैसे शब्द योजना, भाव व्यक्ति की और चेतना दिखाई पड़ती है। ठीक है, चलिए। सिद्धराज का समय है 1936 और यह एक नाटक है, लघु काव्य नाटक है। अनघ का समय है 1925 और यह एक काव्य ग्रंथ है। भारत भारती भी एक काव्य ग्रंथ है 1912। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कश्मीर जन्मभूमि जिसकी धूल में लौटकर खड़े होना सीखा, जिससे खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए थे, वही छूट गया और बिखर गया। एक मनोहर स्वप्न, आह वही जो मेरे इस जीवन का पाथेय रहा। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों की दृष्टि से एक सुमेल गलत है, उसे हमें चुनना है। तो इस प्रश्न का सही जो विकल्प है वह क्या होगा? हमें दरअसल भक्ति निर्गुण संत कवियों को चुनना है, तो ये वाला जो सही है बिल्कुल सही है। धन्ना दादू पीपा ये भी निर्गुण संत कवि हैं। रैदास, सुंदरदास, अनंत दास ये भी हैं। मलूक दास, परमानंद दास, ये जो परमानंद दास हैं ये नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा डी। ठीक है, परमानंद दास कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक, तो 4 कथन दिए हैं, बताना है कौन सा कथन गलत है। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, सभी सूफी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, दरबारी कवि नहीं थे और सभी सूफी कवि, और इन्होंने मसनवी शैली अपनाया, बिल्कुल सही था। प्रबंधात्मक शैली है, सही था। काव्य ग्रंथों में प्रेम तत्व की प्रधानता, सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुष्टि मार्ग को जहात जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेव। सूरदास की मृत्यु से शोकार्त होकर किसने यह कथन कहा था? तो यह जो कथन कहा था वह थे गोस्वामी विठल नाथ जी। ठीक है, शुक्ल जी ने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। ठीक है, और जीवन उत्सव का कवि कहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासव में निखर कर आया है। यह कथन किस समीक्षक का है? तो यह जो कथन है वह है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक, पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करें, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शौर्य और पराक्रम युक्त जीवन को दिखाया गया है। आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य की प्रथम महाकाव्य और इसके लेखक चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि माना। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था। इसमें 69 समय है, सर्ग है, और इसमें छंदों का पिटारा या छंदों का अजायब घर कहा जाता है। चंद्रबरदाई का प्रिय छंद छप्पई छंद था। कर्नल टार ने पृथ्वीराज रासो को उद्धारक कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी कहा। डॉक्टर नामवर सिंह और शिव सेंगर ने चंद्रबरदाई को छंदों का राजा कहा। इसके अलावा शंभुनाथ सिंह ने पृथ्वीराज रासो को विकासशील काव्य की संज्ञा दी। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक घोषित किया और उन्होंने
इसे जाली नाम शब्द भी इसके लिए प्रयोग किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद में रचित रचना माना और इसी आधार पर इन्होंने संक्षिप्त पृथ्वीराज रासों का भी संपादन किया था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? तो 4 विकल्प दिए हैं, विकल्प आप देख लीजिए। सही होगा पश्चिमी हिंदी की बोलियां, पहला खड़ी बोली, हरियाणवी और ब्रज। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल के किस कवि को ऋतु वर्णन में अप्रतिम सफलता मिली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, सेनापति को। ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस युग के निबंधकारों को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? तो सही विकल्प हो जाएगा ए, बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्वी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये सब सारे प्रश्न पता है दोहराए गए हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे ज़्यादा विस्तार नहीं बता रहे हैं, आपको घबराइएगा नहीं। देखिए अगला प्रश्न है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका साहित्यिक दृष्टि से ही अनुपम नहीं ठहरती वरन भारत की सांस्कृतिक विरासत में भी ये दोनों बेजोड़ साबित होती हैं। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वह है बाबू गुलाब राय का। ठीक है। सही विकल्प हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है आप सभी को पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रचना और रचनाकार की दृष्टि से एक युग्म गलत है, हमें बताना है कौन सा गलत है। तो इसमें देख लेते हैं। रस विलास जो है वो आचार्य चिंतामणि का है, सही है। रस सारांश जो है वो भिखारी दास का है, सही है। रस प्रबोध जो है वो रसलीन का है। ठीक है, वो रसलीन का है। और जगत विनोद है। ठीक है, जगत विनोद जो है वो पद्माकर का है। यहाँ पे जगत प्रमोद दिया था, इसी वजह से यह प्रश्न को तारांकित कर दिया था आयोग ने। ठीक है, इसे हटा दिया था, अयोग्य घोषित किया था, क्योंकि यहाँ जगत विनोद होना चाहिए, जगत प्रमोद दिया था। और यहाँ पे ये वाला जो प्रश्न पूछा था उस हिसाब से सी सही है, लेकिन यहाँ पे डी में रचना गलत दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न है हमारा, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आवा हट। कबीर की इस पंक्ति में साखी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे देखिए विकल्प नहीं दिया है, विकल्प हम बता दे रहे हैं। पहला विकल्प है कि गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक भक्ति के तेल से भरकर दिया है। गुरु जी ने ज्ञान रूपी दीपक भक्ति के तेल में भर के दिया है। दूसरा विकल्प है कवि ने ज्ञान रूपी दीपक में घटने वाली बाती डाल दी है। तीसरा विकल्प है कवि ने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में संसार लेना देना पूर्ण कर लिया है, वह जन्म मरण के चक्र से छूट गया है। चौथा विकल्प है कि यहाँ सांग रूपक का निर्वाह हुआ है। तो हमें इसमें बताना है कि इस पंक्ति में क्या असत्य है। तो असत्य जो है कि ज्ञान रूपी दीपक में घटने वाली बाती डाली है कवि ने, यह गलत है। कभी ना घटने वाली बाती डाली है। ठीक है, ऐसी बत्ती जो कभी ना घटे, बाती दई अघट, घटने ही ना पाए। ठीक है, चलिए आपके लाइन में ही आपके उत्तर हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में किस आचार्य ने भावगत और भोजगत व्यापार की उद्भावना की है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, भट्ट नायक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दावलंकृति असो न मन्यते कस्माद नूर्ण मन लंकृति। यह कथन किस अलंकारवादी आचार्य का है? तो यह जो कथन है वह है जयदेव का। ठीक है, ये अलंकार को अनिवार्य तत्व मानते थे और इनकी रचना है चंद्रालोक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वक्रोक्त जीवतम ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सही विकल्प हो जाएगा ए, आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति सिद्धांत के ये प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है, और वक्रोक्त जीवतम इनका ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्यों के संबंध में कौन सा एक युग्म गलत है? तो 4 विकल्प दिया है, हमें बताना है। सही विकल्प है बी, कुंभनदास और कृष्णदास। ठीक है,
कुंभन दास और कृष्ण, देखिए इस यहाँ पे गोविंद स्वामी और नंददास, ठीक। ये दोनों अछीत स्वामी, चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जो हैं और शीत स्वामी जो हैं, दोनों ही कौन थे? विट्ठलनाथ के शिष्य थे। गोविंद स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, नंद दास विट्ठलनाथ के शिष्य थे, गोविंद स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य, शीत स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य। यहाँ पे भी कृष्णदास और दे दिया है कुंभन दास, ये दोनों विट्ठलनाथ के स्वामी नहीं, शिष्य नहीं, बल्कि ये दोनों वल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो इसलिए सही विकल्प हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, एक ही, थोड़ा छोटा करते हैं आपको दिखेगा, एक ही व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरी में कर्मों को व्यक्ति द्वारा। एक में कर्म प्रधान है तो दूसरे में व्यक्ति। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, श्रद्धा और भक्ति से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध है। अगला प्रश्न है, हाथ पांव सिर आंखें इत्यादि सबके सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए, ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, आधे अधूरे नाटक में सावित्री की बड़ी लड़की का विवाह किससे होता है? तो यह भी प्रश्न जो है वो तारांकित प्रश्न था और इसको भी आयोग ने बाहर कर दिया था, ठीक है, क्योंकि जो बड़ी लड़की का विवाह होता तो है मनोज से। किससे होता है? मनोज से, जो कि विकल्प में कहीं दिया नहीं है, ठीक है। मोहन दिया है, सिंघानिया, सोहन, जुनेजा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में धन कुबेर की कन्या का नाम क्या है? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, विजया, ठीक है। विजया धन कुबेर की कन्या का नाम है और 1928 इस नाटक का समय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कमला कौन है? कमला है भट्टार्क की जननी। जयमाला कौन है? जयमाला जो है मालवा की रानी बंधुवर्मा की स्त्री है। रामा सर्वनाग की स्त्री है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहारी चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है जितना बड़ा सूर सागर में है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वह है डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, मैला आंचल उपन्यास में किस पात्र को तहसीलदार का रोटिया गंवार कहा गया है? सही विकल्प है हमारा सुमिरत दास, ठीक है, सही विकल्प ए, सुमिरत दास। अगला प्रश्न है, जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते, दूध घी अंजन लगाने तक को नहीं तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। यह कथन किस पात्र के प्रति है? किस पात्र ने कहा और किसके लिए कहा, ठीक है। तो यह धनिया बोलती है होरी को, ठीक है, गोदान से लिया गया है, प्रेमचंद का उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, देखन मिस मृग बृहंग तरु फिरति बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़ी प्रीति न थोरी। इस दोहे में निम्न रस और अस्थाई भाव कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, श्रृंगार और रति। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, बारोपीय परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की बोली है कौन सी? तो छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणवी के लिए ग्रियर्सन ने अपनी भाषा सर्वेक्षण में बांगड़ू शब्द का प्रयोग किया है, जो कि बांगर से बना है। बांगर का अर्थ क्या होता है? ऊंची नीची भूमि। सही विकल्प हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवाद ने काव्य को, साहित्य मात्र को व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे से निकालकर जनजीवन के बीच प्रवाहित किया, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह भी जो प्रश्न था इसे भी आयोग ने तारांकित किया था और निकाल के बाहर कर दिया था, क्योंकि यह जो कथन है डॉक्टर नगेंद्र का तो है, लेकिन वो कहे थे उन्होंने यह कथन कहा था कि प्रगतिवाद के काव्य को
प्रगतिवाद ने काव्य को लिखा है। यहाँ पे उनका कथन था, पूरा पूरा आप सुन लीजिए। प्रगतिवाद के काव्य को ब्रैकेट साहित्य मात्र को व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे से निकाल कर जनजीवन के बीच प्रवाहित किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, इसीलिए इसको तारांकित कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि वे उसे अपनी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। आचार्य शुक्ल का कथन किस कवि के विषय में है यह? तो वह है घनानंद के विषय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। यह कथन किस साहित्य के किस इतिहास लेखक का है? तो यह जो कथन है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन चंद्रकांता के संदर्भ में कहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल की संज्ञा प्रदान करने वाले इतिहास लेखक का नाम क्या है? तो सही उत्तर जो है वह है डी, मिश्र बंधु। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से कौन भारतेंदु युग के कवि नहीं है? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, यह भारतेंदु युग के नहीं बल्कि द्विवेदी युग के कवि हैं। आगे बढ़ेंगे। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। इस वाक्यांश के संबंध में एक कथन सही नहीं है, उसे बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। अतः यहाँ जो कुछ भी जड़ अजड़ात्मक दिखाई देता है वह महाचिंतित स्वरूप शिव से रहित है। यह कथन गलत है। ठीक है, बाकी सारे कथन सही हैं, रहित नहीं है, सहित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो भी है वह भी तारांकित कर दिया गया था, क्योंकि जितने विकल्प दिए गए हैं सब सही हैं। ठीक है, सारे विकल्प सही हैं, इसी वजह से यह भी तारांकित था। आयोग ने इसे अयोग्य घोषित कर दिया था इस प्रश्न को। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, सहजा कला और सहजानुभूति अलग अलग हैं। यह गलत है, दोनों को इन्होंने एक माना है, अलग नहीं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से एक सुमेल जो है वो गलत है, हमें बताना है। हिम तिरंगणी है माखनलाल चतुर्वेदी की, सही है। हम बिस पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन, सही है। जूही की कली निराला, सही है। बादल राग पंत ना होकर के निराला, यह निराला की रचना है। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गिरजे का घंटा किस कवि की पहली कविता है? सुमित्रानंदन पंत, 1916 ईस्वी। ठीक है, इन्हें छायावाद का विष्णु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाटककार और नाटकों की दृष्टि से एक युग्म गलत है और हमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो सही जो उत्तर है वह है, अगर हम देखें सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग विक्रमादित्य। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है रक्षाबंधन प्रतिशोध, सही है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है राक्षस का मंदिर संदूर की होली, सही है। जयशंकर प्रसाद का अजातशत्रु, सही है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग तो है पर विक्रमादित्य नहीं है। ठीक है, विक्रमादित्य जो है वो उदय शंकर भट्ट का है, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट का है। ठीक है, उत्सर्ग चतुर्सेन शास्त्री का है। चतुर्सेन शास्त्री का एक और है अमर राठौर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना प्रगतिवादी नहीं है? तो सही विकल्प हो जाएगा ए, पाताल विजय। ठीक है,
पताल विजय प्रगतिवादी रचना नहीं है। हरिकृष्ण प्रेमी की यह रचना है, ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी। युगवाणी जो है पंत की है। पिघलते पत्थर रांगे राघव की है और कुकुरमुत्ता निराला की है। सही युग्म का इसमें चयन करना है। सही युग्म कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, कंधे पर सूरज। जो कविता संग्रह है वह रामदरस मिश्र का है, ठीक है। एक दिन नदी बन गया, यह रामदरस मिश्र का है, केदारनाथ का नहीं, यह रामदरस मिश्र की कविता संग्रह है। कोई दूसरा नहीं, यह कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया उनका कविता संग्रह है। इसके लिए कुंवर नारायण को 1995 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता संग्रह है और इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ताले में बंद प्रजातंत्र नाटक के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा बी, बिब कुमार, ठीक है। समय है 1981 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, लौट कर आना नहीं होगा संस्मरण के लेखक कौन है? तो सही विकल्प हो जाएगा डी, डॉक्टर कांति कुमार जैन, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुलसी की विनय पत्रिका के संदर्भ में गलत कथन हमें बताना है, कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, विनय पत्रिका की साहित्यिक अवधि भाषा प्रौढ़ प्राज्जल सुव्यवस्थित और अर्थ गौरव संपन्न है। यह असत्य है, ठीक है, बाकी सारे कथन सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मेहरुन्निसा परवेज का है? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ए, अकेला पलाश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सोना माटी विवेक राय की है। उत्तर कथा नरेश मेहता का है। पीली आंधी प्रभा खेतान की रचना है। कहानी और कहानीकार में की दृष्टि से हमें एक युग्म गलत है, वो बताना है, कौन सा गलत है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी, गांव के लोग मिथिलेश्वर की रचना है, ठीक है, उनकी कहानी है। दिल्ली कहाँ है महीप सिंह की कहानी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दूधनाथ सिंह की कहानी है। और एक अपवित्र प्रेम पेड़ सुरेंद्र सिंह की नहीं बल्कि प्रियमवद की कहानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कहानी और महिला कहानीकार की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, हमें बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है सी, मरा हुआ आदमी, ठीक है। चलिए, कितना बड़ा झूठ उषा प्रियमवदा का है 1972 में। एक स्त्री का विदा गीत मृणाल पांडे का है, ठीक है, 1983। और गोमा हस्ती है मैत्रेयी पुष्पा का है, सही है, ठीक है। मरा हुआ आदमी जो है वो है ब्रजेश नीरज का, ठीक है, ना कि कृष्णा अग्निहोत्री का। यह है ब्रजेश नीरज, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस सॉरी इसमें किस कवि का नाम प्रथम तार सप्तक के कवियों में नहीं आता? तो इसमें सही विकल्प हमारा हो जाएगा डी, केदारनाथ सिंह, ठीक है, ये प्रथम तार सप्तक के कवि नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, शेष यात्रा गिरिजा कुमार माथुर का नहीं है, ठीक है, बाकी सारे रचना जो है वो गिरिजा कुमार माथुर की है। आगे बढ़ेंगे। जुनेजा मोहन राकेश के किस रचना का पात्र है? तो आधे अधूरे, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कबीर दास का उत्तराधिकारी कौन था? सही विकल्प हो जाएगा बी, धर्मदास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय की है? तो सही विकल्प हो जाएगा डी, इत्तलम, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? तो इसमें जो है यह भी प्रश्न तारांकित था, अयोग्य घोषित कर दिया था, क्योंकि तमस
झरोखे, परख और भाग्य रेखा। तमस और झरोखे जो है इसमें पूछा है कौन सा एक उपन्यास, ठीक है। भीष्म साहनी का तमस, तमस और झरोखे ये दोनों उपन्यास हैं, ठीक। भाग्य रेखा भीष्म साहनी की कहानी है और परख जो है वो जैनेंद्र का है, ठीक है, जैनेंद्र का है उपन्यास। तो इस हिसाब से एक बी होगा, लेकिन बाद में इसे अयोग्य घोषित करके हटा दिया गया। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है लोकायतन महाकाव्य का काव्य किस महापुरुष से संबंधित है। तो लोकायतन जो है वो महात्मा गांधी से संबंधित है, ठीक है, पंत की रचना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी मानी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्यांश में नीचे दिए गए अर्थों में से सही अर्थ निकालना है। कोहे को रोवत मारग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूधो। ताको कहाँ परेखौ कीजे जानत छाछ न दूधो। सूर मूक अक्रूर गए ल ब्याज निबेरत ऊधो। तो हमें इसमें बताना है, सही अर्थ निकालना है विकल्प के माध्यम से। तो इसमें जो विकल्प था आपको बता दे रहे हैं। विकल्प था, पहला विकल्प जो था वह है हम अपने प्रेम या भक्ति के सीधे और चौड़े राजमार्ग पर जा रहे हैं। दूसरा था हमारे प्रेम मार्ग के अपने निर्गुण रूपी कांटे क्यों हमारे प्रेम मार्ग में अपने निर्गुण रूपी प्रेम मार्ग कांटों को क्यों बिछा रहे हो, दोनों के मार्ग अलग अलग हैं। तीसरा कथन है भक्ति और ज्ञान के संबंध में सूर का यही मत है कि वे ज्ञान विरोधी नहीं, भक्ति विरोधी ज्ञान के विरोधी हैं। चौथा कथन है हमारे मूलधन श्री कृष्ण को अक्रूर ले गए और अब ये ऊधो ब्याज के रूप में उनकी यादें देने आए हैं। तो इसको आयोग ने अयोग्य मान लिया था, आयोग ने प्रश्न को हटा दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे सही जो है अंगुष्ठिका का होगा, अंगुष्ठिका का होगा अंगूठी, ठीक है, अंगूठी होगा। और आदित्यवार का होगा इतवार, ठीक है। निर्झर का होता है झरना सॉरी, रस में पूछा है तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। अंगुष्ठिका और आदित्यवार दोनों तत्सम हैं, ठीक है। निर्झर और त्रिगुण दोनों तत्सम हैं। परख और प्रस्तर, परख और प्रस्तर दोनों तत्सम हैं, ठीक है। और राजपुत्र और सुपुत्र दोनों तत्सम हैं, ठीक है। पर ये जो प्रश्न था इसको अयोग्य घोषित किया था, ठीक है, तारांकित प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। तो देखिए यहाँ पे भी ये प्रश्न भी तारांकित है, आप सभी चाहे देख लेना ये प्रश्न पत्र को उठा के, यह भी प्रश्न तारांकित था क्योंकि यहाँ पे देखिए बाघ और बात, वैसे आयोग ने ए माना था लेकिन बाद में तारांकित कर दिया क्योंकि बाघ और बात तद्भव है, सूकर और सरकरा नहीं होगा, ठीक है। ये सब देखिए तत्सम है, बाघ और बात को माना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, मजीठ। मजीठ जो है वो तत्सम नहीं है, ठीक है, या तद्भव है। मजीठ का तत्सम होगा मज्जिष्ठ, ठीक है। मातृश्वासा मतलब मौसी, हिंगु मतलब हींग, सुघट्ट मतलब सुघट। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, फिर से बताना है। सही विकल्प हो जाएगा सी, लोचन, ठीक है, माने नेत्र, आँख। आगे बढ़ेंगे।
परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? सही विकल्प हो जाएगा बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास और इतिहास लेखन की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें डी, हिंदी साहित्य विनोद मिश्र बंधु, यह गलत है। ठीक है, हिंदी साहित्य विनोद नहीं, मिश्र बंधु विनोद, ठीक है, इनकी रचना है। बाकी ये सब सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक समालोचक शुक्ल परंपरा से हटकर है? उन्हें चुनना है। तो शुक्ल परंपरा से हटकर के तीनों ही आलोचक चले थे। कौन कौन? तीन, नगेंद्र, नामवर और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तीनों ही शुक्ल परंपरा से हटकर ही चले थे। ठीक है, ये बाबू गुलाब राय जो हैं वो शुक्ल के समालोचक हैं। बाकी ये तीनों शुक्ल परंपरा से हटकर ही चले थे। यह भी प्रश्न तारांकित था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, सिद्धांत और अध्ययन किसकी काव्य शास्त्रीय रचना है? बाबू गुलाब राय की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, यात्रावृत्त और यात्रावृत्त लेखक की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत हो जाएगा? बी, अरे यायावर रहेगा याद, यह डॉक्टर रघुवंश का नहीं बल्कि अज्ञेय जी का है। ठीक है, ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर का है। बद्रीनाथ की ओर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी का है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इस जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, 16 जुलाई 1893। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार मिश्र ने मिल करके की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार करवाती है। यह कथन के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, यह स्कंदगुप्त से लिया गया है, नाटक उनके स्कंदगुप्त नाटक से। अगला प्रश्न है, कवि घनानंद को किस मुगल बादशाह ने देश से निकाल दिया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कवि अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है, उन्हें हमें चुनना है। तो अर्जुन दास। कौन थे? कवि अर्जुन दास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, छायावादी युग में रचित काव्य रचना ब्रजरज के रचनाकार कौन है? राय कृष्ण दास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि घनानंद विषयक कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, घनानंद का काव्य भावों की अंतर्भूमि से बिलग वस्तु की नींव पर निर्मित है। यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी बिल्कुल सही है, यह भी बिल्कुल सही है और यह भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, कलगी बाजरे की जो है वो नागार्जुन का नहीं बल्कि अज्ञेय की कविता है। ठीक है, बाकी महावृक्ष के नीचे, अज्ञेय, भूल गलती, मुक्तिबोध, गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही जो कथन नहीं है वह है सी, देवनागरी में लिखा गया शब्द अंग्रेजी में अपेक्षाकृत अधिक जगह घेरता है। यह सही नहीं है। ठीक है, कम जगह घेरता है। बाकी सारा सही है। अक्षरों के नाम ध्वनिकूल हैं, जितना लिखा जाता है उतना ही पढ़ा जाता है। स्वरों और व्यंजनों का क्रम वैज्ञानिक है। आगे बढ़ेंगे, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, हमें बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की रचना है। कमायनी पुनर्मूल्यांकन राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की है और नई कविता डॉक्टर जगदीश गुप्त की है। तो यह सभी सही हैं, इसीलिए यह भी प्रश्न तारांकित था और आयोग ने इसे बाहर कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानवी समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह, यहाँ असुर आए, आर्य आए, न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई।
आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिसे हम हिंदी रीति नीति कहते हैं। यह अवतरण किस निबंध से लिया गया है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, अशोक के फूल से लिया गया है, और यह रचना है, निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है? तो अलका। अलका जो है वो स्कंदगुप्त की नहीं बल्कि चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। ठीक है, बाकी देवसेना, पृथ्वीसेन, भट्टार्क स्कंदगुप्त के पात्र हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विस्फोटित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंतः स्थल। यह काव्यांश किस कविता का अंश है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, नौका विहार, या जो पंत की कविता है। लास्ट प्रश्न है, सुमेलित करके बताना है। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पे सही कूट में देख लेते हैं। सही उत्तर इस प्रश्न का जो है वह है बी। ठीक, थोड़ा छोटा करते हैं तो आपको दिखेगा बी इसका सही उत्तर है। मुक्तिबोध की जो रचना है वह है अंधेरे में। ठीक, और इसके अलावा सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है वह है ताज। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। ठीक है, तमस भीष्म साहनी। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार यह प्रश्न पत्र संपूर्ण हुआ। मिलते हैं एक नए प्रश्न पत्र और को लेकर के बहुत जल्द, और तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।